अगर कभी ऐसा समा हुआ तो आप क्या इरादे जाहिर करना चाहेंगे? इरादे क्या हो सकते हैं, आप मुझे बुरी तरह फंसा दिए। ये मुश्किल हो गया। इरादे आपके ये होने चाहिए कि आप पूरी जिंदगी साथ गुजारो, शादी करो, ये आपके इरादे। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मुझे ग्रेजुएट हुए हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं। करंटली एक यूरोप बेस्ड कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा हूँ। आपकी बातें सुनने के बाद योर कंट्री नीड्स यू इन टेक आल्सो। या टेक में भी। एंजाइटी कितनी थी और वो ओवर द टाइम खत्म हो गई है? हमेशा ही होता है, एक पेट में ना एक ऐसे बटरफ्लाइज या अजीब सी फीलिंग होती है हमेशा बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज। जो ये चीजें हो नहीं है म्यूजिक में, वो ख्वाब है जो मुझे लगता था टू गुड टू बी ट्रू। मुझे याद है हेडफोन्स लगा के या कुछ करके आतिफ असलम की एल्बम सुनता था, मैं दिमाग में यही सोचता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक दिन इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, लेकिन फिर कहता था यार पॉसिबल नहीं है। इतना अच्छा मैं गाता भी नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा यही लगता था। अपने सर पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट रखे हमेशा से। यू नीड टू डू समथिंग big, like something big से मतलब not just for yourself but for people around you, for the country, किसी भी capacity में। तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। आज जो मेरे मेहमान हैं, शुरू में जब मैं उनके गाने सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि ही इज़ लाइक वन ऑफ मैनी यंग सिंगर्स जो आते हैं दे लाइक टू सिंग एंड लेकिन जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ थोड़े बहुत सुने और जब मैंने उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ वेरी डीप एंड जो हम लोग समझते हैं कि इस जनरेशन के लोग जो हैं वो बड़े नॉन सीरियस एंड इट्स ऑल अबाउट फेम एंड getting your song popular, it's not just that। उनके काम के पीछे, उनके गानों के पीछे, उनके इस सफ़र के पीछे एक थॉट है, एक ऑब्जेक्टिव है जो मुझे लगता है। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा आप लोगों को भाषण दूँ इस पे, we'll have a conversation with him and you'll find out what I'm talking about। मैं नाम लूँगी इरादे, बिखरा, सिया, जानूना। So I think I don't need to tell you guys who I'm talking about, but एक दो चीज़ें बताती हूँ मैं। खाने का बहुत शौक़ है, ओवर थिंक करते हैं वो, और जब हॉस्टल में थे वो तो उनके आप लोग सोचेंगे कि म्यूज़िक का पैशन है तो सिंगर्स के पोस्टर्स लगे होंगे, उनके यहाँ चार्ट्स लगे होते थे जिस पे म्यूज़िक के नोट्स होते थे और प्लानिंग होती थी कि मुझे इस वक्त इतना प्रैक्टिस करना है, विच शोज़ अस कि हाउ पैशनेट ही इज़ अबाउट हिज म्यूज़िक। सो लेट्स मीट अब्दुल हन्नान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मतलब थोड़ा सा फ्लू है लेकिन आई एम फीलिंग बेटर नाउ। दैट्स गुड, आई नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इस बीमार होने के साथ साथ फिर भी आप हमारे पास आए। नहीं, आपने बुलाया और माय मदर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर शो। वो बड़ा शौक से देखती हैं और वो बड़ी एक्साइटेड भी थी जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू करने लगा हूँ फूशिया का। सो लाइक many congratulations to you for all the success. I think you deserve it, माशाल्लाह से। Thank you so much and मतलब मैं आपका कुछ देख रही थी इंटरव्यूज़ तो मुझे कुछ कॉन्वर्सेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्रिएटिविटी के बारे में एंड ऑल सब चीज़ों के बारे में। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है आपके गानों के नाम जी। इरादे, बिखरा, फासले, ये दे वेरी लाइक वन वर्ड एंड मुझे लगता है कि अगर आप उनको डीपली सोचें तो हर लफ्ज़ का एक पीछे बड़ा डीप मीनिंग है। तो ये सोचा समझा एक प्लान है जिसके मुताबिक आपने ये नाम चूज़ किए थे या बस ये हो गया? एक सर्टेन एस्थेटिक भी था जो मैं एम कर रहा था मेंटेन करना। सो एज यू सेड, हर लफ्ज़ एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है। तो दैट वाज द गोल। मुझे पता नहीं क्यों एक उस पॉइंट पे लग रहा था कि शुरू की जो मेरी डिस्कोग्राफी, अगर वो वन वर्ड सारे हों तो बड़ा एस्थेटिक लगेगा एंड एट द सेम टाइम उन लफ्ज़ों की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सो लाइक when people will think of a word like irade, so they will instantly think of me। वैसे even though honestly पता नहीं था कि इतना हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं वो गोल था। so फासले एक काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है, काफ़ी कुछ सिग्निफाई करता है। so गोल कहीं ना कहीं ये था कि यस वो एक आइकॉनिक किस्म के कुछ नाम हो जो याद रहें और रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी हो, एक स्टोरी हो। सो अच्छा, मैं हैरान थी जब मुझे पता चला कि आप कराची से बिलोंग करते हैं।
मैं पैदा कराची में ही हुआ था ओके एंड देन छोटी उम्र में हम लाहौर मूव कर गए थे बट या और सो लाहौर में आपकी ज़्यादा एजुकेशन हुई है? फिर प्राइमरी यस मेरी कह लें ओ लेवल्स मेरा ए लेवल्स लाहौर से हुआ है और स्कूलिंग के भी कुछ ईयर्स बट देन फिर लाहौर से भी मैं मूव कर गया मैं यूनिवर्सिटी चला गया GIK विच इज़ सिचुएटेड इन टोपी स्वाबी KPK में तो फिर 4 साल के लिए मैं उधर चला गया फिर मेरा ज़्यादा आना जाना इस्लामाबाद होता था क्योंकि वो करीब था बट या फिर लाहौर बस कुछ अरसे बाद घर जाया करता था। तो अब आप कहाँ बेस्ड हैं? इस्लामाबाद? अभी लाहौर में। लाहौर में ओके यू वर्किंग? आई एम वर्किंग यस। ये एक मिस्ट्री थी जो मैं हल करना चाह रही थी क्योंकि जब मेरी इनसे और शामी जो इनको मैनेज करते हैं उनकी वीडियोस को प्रोड्यूस भी करते हैं बहुत सी वीडियोस को उनसे बात हुई तो ही लाइक वो काम के बाद ये तो मैंने कहा काम के बाद क्या मतलब तो फिर आई फिगर्ड आउट कि यू आर वर्किंग फुल टाइम जॉब। सो या ये जर्नी तो बहुत लंबी है अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी सकता हूं। आई वांट टू नो मैं तो खुद आ रही थी लेकिन अब आप खुद बता दें आप खुद पहुंच गए इस पॉइंट या बिकॉज़ मैं अगर आपको बिल्कुल ही मेन चीज या मैं आपको पहले मेन चीज बता सकता हूं फिर हम स्टोरी में जा सकते हैं। ये चॉइस आपकी हुई हनान। लेकिन ये असल में ये एक ऐसी चीज है जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि मैं बर्लिन में भी था और फिर लोग कहते थे कि यार ये कभी इधर होता है कभी इधर होता है करता क्या है यू नो सो मशकूक थे आप। मतलब ये है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन मुझे ग्रेजुएट हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं एंड एवर सिंस आई हैव ग्रेजुएटेड आई हैव बीन वर्किंग आई हैव बीन कोडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी अदर डे और मैं करंटली एक यूरोप बेस्ड कंपनी के साथ रिमोटली काम कर रहा हूँ तो आज भी मैं काम करता हूँ कोडिंग करता हूँ दिन में मेरा एक टाइम होता है फिर गिटार उठाता हूँ या कभी अगर फॉर एग्जांपल कोई शो है कराची में और मैं फ्लाइट ले रहा हूँ तो मैं कभी कभी जहाज में भी आपको कोडिंग करता हुआ नजर आ जाऊंगा तो जिंदगी मेरी थोड़ी सी ना इसलिए टफ होती है स्केड्यूल इसलिए टफ होता है कि काफ़ी कुछ चल रहा होता है और अक्सर जो लोग देखते हैं ना कि अच्छा यार हनान के गाने यहाँ चले गए या चार्ट्स में आ गए ये वो इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कुछ अचीवमेंट जो नज़र नहीं आ रही होती वो यही हैं यू नो लाइक मैनेजिंग वर्क एंड म्यूज़िक और उसको लेके साथ साथ चलना आई फील लाइक यू नो मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा विन रहा है मुझे इवन बहुत ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि मैंने कहा यार मैं बस छोड़ रहा हूँ यू नो तो यू नो उस पॉइंट पे अपने आप को दोबारा उठाना और वो याद कराना वो पर्पस क्या था क्यों मैंने ये चीज़ शुरू की थी तो फिर यू नो दोबारा से मोटिवेशन आती है और मैं कर देता हूँ। ये बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उसमें हम लोग आते हैं। बर्लिन में क्या कर रहे थे आप? वो अच्छा, भूल गए आपने बताया फिर आपने छोड़ दिया तो अब बताना पड़ेगा। सो बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद मैं पाकिस्तान में काम करना शुरू किया इन अ स्टार्टअप एंड 7-8 months मैंने यहाँ काम किया। सो फॉर एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी यूनिवर्सिटी में भी सबसे बड़ा विन ये कंसिडर होता था अगर बाहर से कोई जॉब ऑफर आ जाए तो यूजुअली दिस हैपन्स समवेयर अराउंड 3 या 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के साथ और तब भी यू नो इट्स काफ़ी बड़ी बिग डील कंसिडर होती है कि आपको यू नो वो पूरा बुलाते हैं आपको स्पॉन्सर करते हैं आपका यू नो अकोमोडेशन वगैरह सब काफ़ी कुछ करते हैं बिकॉज यू आर अ वैल्यूएबल एसेट फॉर देम सो फॉर्चुनेटली फॉर मी अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत थी या मेरी माँ की दुआएं थी जो भी था मुझे जिस चीज़ में मैंने एम्स जो थे मेरे बहुत अर्ली मुझे कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने दी और दोनों साइड पे एक्सेल मैंने किया जिस तरह से भी किया बट जो मेरी ये वाली साइड थी उसमें विद इन लाइक 8-9 months ऑफ ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड अप्लाइंग अब्रॉड और मुझे एक जॉब ऑफर आई और इट वाज बेस्ड इन बर्लिन और बस फिर मुझे उस पॉइंट पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा वो मैंने थोड़ा उस पर असेस भी किया एंड देन आई इवेंचुअली accepted the offer and बस उसके बाद वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद कहने 5 से 4 महीने थे जिसमें वो प्लानिंग भी थी और काफ़ी कुछ था वीज़ा एंड एवरीथिंग उस सब के बीच में यू नो दैट इज़ व्हेन ये म्यूज़िक की जर्नी प्रॉपर स्काई रॉकेट करना शुरू हुई थी और साथ में यहाँ पे अपने बैग्स भी पैक कर रहा था तो बड़े मतलब 2 रास्ते साथ चल रहे थे बिल्कुल बहुत ड्रामेटिक किस्म के सीन चल रहे थे
घर में भी ना मतलब शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, यू नो, लाइक आई एम गोइंग टू बर्लिन। और घर वाले भी सब वेरी गुड, बहुत खुश थे क्योंकि मतलब अच्छा फन फैक्ट, आपके घर वाले ना हमेशा पढ़ाई की अचीवमेंट्स में ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। वो क्योंकि स्पेशली उन्होंने उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी हुई थी, उन्होंने फ्यूचर का एक वो ग्लिम्स नहीं देखा हुआ था कि आगे ये सब हो सकता है। तब इतना नहीं था, तब मेरा फासले आया हुआ था, हारे आया हुआ था मैक्सिमम, और बिखरा आने वाला था या बिल्कुल रिलीज होने वाला था। तो उन्होंने वो उस साइड को इतना नहीं वो देखा था, उन्होंने ये था कि मतलब जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऐसी थी और उनके लिए आई थिंक यही सबसे बड़ा विन था। मेरे लिए भी मुझे लगा था कि इससे आगे क्या ही हो सकता है, यू नो, लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम टाइम में ये अचीव कर लिया, लोगों को 4-4 साल लग जाते हैं। सो खैर मैंने पैकिंग वगैरह शुरू की। जैसे जैसे मैं अपनी डेट के करीब पहुंच रहा था, जब मैंने फ्लाई इन करना था, उन्हीं दिनों में बिखरा रिलीज़ हुआ था। बिखरा रिलीज़ हुआ तो उसके थोड़े दिन बाद ही इरादे भी रिलीज़ कर दिया, ऐसे ही बना के, यू नो। मतलब मेरे माइंड में उसका एक एस्थेटिक था कि वीडियो यार इस तरह की होनी चाहिए कि बिल्कुल सिंपल, एक पुराने ज़माने के कैमरा के साथ खुद ही बनाई मैंने, खुद ही एडिट की मैंने, उसको करके रिलीज़ कर दिया। और इसके साथ साथ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क कर रहा हूँ, वहाँ जाने का, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और इतने में वो मेरा वीज़ा वगैरह आ गया। वीज़ा आ गया तो थोड़ा सा थिंग्स गॉट रियल, यू नो, कि अच्छा अब नाउ इट्स एक्चुअली हैपनिंग। और मैं फिर लोगों से मिलने शुरू हो गया। फिर लोग मुझे कहना शुरू हो गए कि यार तेरा काफ़ी अच्छा सीन होने लग गया यहाँ पे, तो तू जा रहे हो वाकई। मैं भी थोड़ा सोचता था कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, बट फिर इवेंचुअली जाना तो था। मेरे माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ जो मैं लेके चल रहा था वो यही थी कि शायद यार थ्रू दिस आई विल बी एबल टू कम टू पाकिस्तान मोर बिकॉज आई विल हैव अ पर्पस। और हो सकता है कि यू नो शोज़ वगैरह हों तो मेरे चक्कर ज़्यादा लगते रहें। तो मैंने यही माइंड में रखा। बाय द टाइम मैं अपनी बहुत डेट के करीब था ना, वो बिखरा वगैरह वायरल हो चुका था और वो सारी चीज़ें थी, और दिल पे पत्थर थोड़ा सा रखा। So you had a taste of fame. हाँ, वो हल्का सा मुझे हुआ, थोड़ा music. थोड़ा या हाँ होना शुरू, हल्का फुल्का हुआ। 1-2 गिग्स भी हुए, लोगों ने बहुत वो करना शुरू किया, और फिर मैं चला गया। एंड देन आई वेंट टू बर्लिन। वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, मतलब इन द सेंस कि काम अच्छा था, एक स्टेप अप था, यू नो, लाइक ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्टेप अप था। रीएडजस्टमेंट भी थी थोड़ी सी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बिकॉज अगर आप वहाँ पे रहते हो, आपने अपना खाना खुद बनाना है, आपने अपने कपड़े खुद धोने, सब कुछ। वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ टाइप ही थी, बट इवन मोर इंटेंस एक तरह से। वहाँ घर वाले करीब नहीं होते हैं? नहीं होते, आपके करीब नहीं होते। आपने लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रगल्स होती हैं आपकी। और मेरे केस में एक स्ट्रगल ये भी थी कि पीछे से लोग मुझे कॉल कहते कि तू किधर है भाई, तू पाकिस्तान आके देख इधर क्या सीन चल रहे तू आके देख, तू देख जरा इधर हो क्या रहा है। तो एक्सक्यूज मी। तो बस इतने में वहाँ ज़िंदगी चलती रही, और 1 महीना हुआ, हम गिग्स आना शुरू हो गए, शोज़ आना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा ना। और मतलब एवरी डे ना वो एक स्ट्रगल बनना शुरू होगी कि यार अच्छा ठीक है, फिट है, यहाँ सब है, लेकिन उधर इतना सीन होने लग गया तो क्या करूँ मैं। मतलब ये तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं घर कॉल करता था मम्मा को, और मैं कहता था कि मेरे लिए ना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है ये, क्योंकि इधर से देखिए मुझे ये 1 महीने में इतनी ज़्यादा वो ऑफर्स या क्यूरीज आई हैं फॉर शोज़, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, यू नो, लाइक। तो उन्होंने, हम सब ने डिस्कस किया, मैंने एक टीम भी बनी, हमने यही सोचा कि यार अच्छा हम मंथ में ना टूर्स किया करेंगे। हम बड़े एम्बिशियस, हमने कहा बस यही होगा अब हर महीने। लेकिन इतनी ज़्यादा थी तो हमें कुछ, हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर महीने में 1 या 2 या 3 उठा सकते थे क्यूरीज, तो हमने कहा चलें ऐसे करेंगे हम। जून में मैं गया था, और 1 जून को सोचें आप, मैं पाकिस्तान से पैक करके गया हूँ जून में, और 1 जुलाई को मैं आ गया हूँ शो करने। 1 महीने बाद मैं पाकिस्तान आ गया हूँ फिर से। और दैट वाज माय, तो आपने सही तरह बर्लिन का फ्लेवर भी नहीं लिया था, बिल्कुल, एंड यू आर बैक। एग्जैक्टली। और मैं वापस आ गया हूँ, और इट वाज माय फर्स्ट एवर टिकटेड शो सोलो। ओह वाओ। मेरा पहला, एग्जैक्टली ये हिल जॉइंट में हुआ था, मेरा पहला कह लें
अब्दुल हनान शो था, उससे पहले भी हुए थे बट वो थोड़े थोड़े छोटे गिग्स टाइप थे, या हाँ किसी के साथ हैं, या कोई छोटे कैफेज होते हैं जो उनमें था, तो उसमें भी लोग आ जाते थे, बट ये एक डिफरेंट सीन था। पर मुझे उसमें भी यही था कि यार टिकट्स कोई लेगा नहीं, अब्दुल हनान की कौन टिकट्स लेगा, काफ़ी मैं तो स्केप्टिकल था, और वही ओवरथिंक करके और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फिर भी एक ट्विटर पे डाल दिया कि यार मेरी पहला इस तरह है, तो आई वुड बी रियली थैंकफुल इफ़ यू गाइस कैन शो अप, बिकॉज मैं जर्मनी से आ रहा हूँ तो मैं एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे, आप लोग आए। नहीं एहसान तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब देखिए ये मैं ऐसे मजाक करती हूँ, you have to know that I'm just pulling your leg, of course I understand कि उस वक्त you wouldn't be expecting कि sold out होगा and इतना बड़ा होगा। बिल्कुल भी नहीं। So I remember first को मैं वापस आया एंड देन हम वेन्यू की तरफ ही जा रहे थे आफ्टर द साउंड चेक, और पीछे तक जैम था वो पूरी जो गली थी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मतलब वो जब मैंने वो मोमेंट देखा और मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उन्हें कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ। और मैं आपको बताता हूँ बड़े एक इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हुई थी। सो उधर मैंने जब परफॉर्म वगैरह किया और इतना मैसिव रिस्पॉन्स, मैंने मतलब फर्स्ट एवर टाइम गूज बम्स हो रहे थे कि जब मैंने अकूस्टिक पे राधे करना शुरू किया और पीछे तक लाइक एवरीवन वाज सिंगिंग, तो मतलब एक ऐसी फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, वो बस आप दिल में ना शुक्रगुजार ही हो रहे होते हो, खुदा का शुक्र कर रहे होते हो कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया टू डिजर्व दिस तो काफ़ी एक मैजिकल टाइप एक फीलिंग होती है। सो वो इवेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। परफॉर्म वगैरह करने के बाद हम वहाँ से निकल ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, ज़रा पिक्चर्स वगैरह लोग लेना चाहते हैं। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल रनिंग टुवर्ड्स मी, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना, मतलब नई चीज़ें हैं मेरे लिए, सब नया है, और वो पिक्चर्स ही लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा आप ज़रा जल्दी से इधर आ जाए, तो मैं भी भाग के, मैंने वहाँ एक ग्रीन रूम बना हुआ था, उन्होंने कहा आप इधर है, मैं उधर भाग। सो एज आई वाज रनिंग टुवर्ड्स द ग्रीन रूम, पीछे से कुछ कोई 3-4 लड़कियां थी, उसमें से एक ने आवाज़ दी, क्योंकि मैंने माइक में भी बोला था कि मैं आई एम गोइंग बैक टू जर्मनी इन 2 days। बाय द वे मैं 3 दिन के लिए आया था। सोचें आप, जर्मनी से 3 दिन के लिए पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से वापस। तो समवन शाउटेड बट व्हाई डू यू हैव टू गो बैक और मैं भागते भागते ना थोड़ा स्लो हो गया। मैंने कहा अच्छा यार वाकई व्हाई डू आई हैव टू गो बैक बहुत डायलेमा था उस पॉइंट पे। और पाकिस्तान नेवर फेल्ट मोर, क्या कह सकते हैं, अपना, जितना मुझे उस दिन फील हुआ। हर चीज़ अपने, लोग अपने लग रहे थे। एक तो आप वो जर्मन्स देख के आए होते हो, थोड़ा सा लैंग्वेज वो भी एक मसला होता है आपको, और भी ज़्यादा उमड़ के आ रही थी। हाँ। मतलब बाहर जाने के लोगों को बहुत शौक होता है, लेकिन मसले भी ये होते हैं उसके साथ, आप वो लैंग्वेज आपको तंग करती है। बट खैर एनीवेज मैं पिक्चर्स वगैरह नहीं किया। अगले दिन वापस फ्लाइट थी, अगले दिन या अगले से अगले दिन फ्लाइट थी, वापस गया। और 10 घंटे का सफ़र है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर से मैं सोच में बैठा हूँ। अब वो पहला शो क्योंकि हुआ, उसकी वीडियोस बनी, वो कुछ वायरल भी हुई, तो जो क्यूरीज आना शुरू हुई थी वो 10x हो गई। और इतने में स्पॉटिफाई पे भी काफ़ी ज़्यादा वो चार्ट्स भी आना शुरू हो गए थे, और बिलबोर्ड्स लगना शुरू हो गए थे कराची में। लोग मुझे बिलबोर्ड्स भेज रहे हैं कराची से, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हुई, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। सो जुलाई इस तरह निकल गया। जुलाई के बाद अगले महीने हमने फिर एक टूर टाइप प्लान किया। 3 शोज़ हमने इसी तरह प्लान किए। फिर वही हमने परफॉर्म किए। फिर मैं वापस आया, फिर अगला महीना गुजरा, फिर 2-3 शोज़। सो एक चीज़ होती है, जब आपको एक वीज़ा मिलता है ना, वो एक टेम्प्रेरी वीज़ा होता है। यूजुअली दुनिया में लोग एक दफ़ा उसके ऊपर ट्रैवल कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 3-4 महीने बाद आपको एक परमानेंट ब्लू कार्ड मिल जाता है, और उसकी बेसिस पे आप फिर ट्रैवल करते हो। सो मैं टेम्प्रेरी वीज़ा के ऊपर 4 चक्कर लगा चुका था पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान लिटरली ऐसे आ रहा था जैसे मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से कभी घर जा रहा हूँ या इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो बिल्कुल वो हिसाब हुआ हुआ था कि मुझे आज भी याद है, एक इवेंट था इस्लामाबाद में। सो कराची में था मैं, कराची में हमने परफॉर्म किया।
फ्लाइट ली, इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में परफॉर्म किया रात को, उसी रात हमने फ्लाइट ली और हम मैं वापस बर्लिन चला गया। सो कांस्टेंट फ्लाइंग, कांस्टेंट वो परफॉर्मेंस और फिर सीधा वो, और अगले दिन वहाँ काम ये भी, हाँ ये लेट्स नॉट फॉरगेट कि वहाँ पे भी उसके बाद काम था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके बहुत टायरिंग होना शुरू हो गया था, बर्नआउट भी फील होने लग गया था, काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। उधर भी ऑब्वियसली आपने अपनी एक नई जगह होते हो, आपने काम करना होता है, अपना आप शो करना होता है, तो बस काफ़ी कुछ था इसमें। अभी भी आई एम श्योर आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स। ये बड़ी जर्नी थी, ये 4 महीने जो थे ना, ये मेरे दोस्तों पे भी बड़े भारी थे, क्योंकि वो बेचारे जो मेरी टीम थी वो मेरे दोस्त इसलिए थे बिकॉज दे नीडेड टू नो माई पर्सनल स्टफ, यू नो, लाइक दे नीडेड टू नो कौन से दिनों में मैं लीव्स ले सकता हूँ, तब जाके मैं ये शोज कर पाऊंगा। तो वो उन प्लानिंग फेजेस में भी थे, शामिर भी उस सब में था, और हम लोग अक्सर बैठ के ना लंबी कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप पे करें, यार नहीं इस डेट पे कर ले, इस डेट, यार तू मैनेजर को बोल देना यार कि आई एम सिक ये इस तरह करके ना हम प्लान करते होते। तो वो ना एक बड़ा अजीब सा डायनामिक बन गया था। फिर मतलब यू नो कोलैबोरेशंस भी होना शुरू हुई, वो कहते थे आ जाओ, ये लाइक पीपल वर लाइक तू क्या कर रहे हैं वहाँ पे इवेंचुअली। उस सब के बीच में एक मज़े की चीज़ ये हुई कि मुझे एम्स्टर्डम की एक कंपनी में, जिनमें मैं पहले पाकिस्तान से थोड़ा बहुत काम किया था, उन्होंने मुझे बेसिकली कहा कि आप वी वांट यू इन फुल टाइम, तो आप कम टू एम्स्टर्डम, यू नो। आई वाज लाइक यू नो हाउ अबाउट आई गो बैक टू पाकिस्तान, ठीक है, और मैं आपके साथ रिमोटली काम कर लूँ। एंड यू नो उन्होंने उसने कहा ठीक है, लेट मी टॉक टू दी एचआर एंड स्टफ। कुछ अर्से बाद दी एचआर वी हैड द टॉक एंड शी वाज लाइक यू नो हाउ कैन वी हेल्प यू, ताकि तुम यू नो अपने म्यूजिक को भी लेके चलो साथ अपने। हाँ, दैट इज सो नाइस ऑफ देम, यू नो, लाइक पीपल इन एम्स्टर्डम, मतलब मुझे बहुत पसंद है वहाँ के लोग, बिकॉज दे आर सो कोऑपरेटिव एंड दे आर सो टॉलरेंट, एंड दे वर लाइक यू नो व्हाट कैन वी डू टू हेल्प यू in this, you know, we don't want to be a burden. Are you sure you will be okay? What can we do? Do you think you can work like 4 days a week? मैंने तब सोचा, मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, 4 दिन भी काम कर सकते हैं। पता ही नहीं था मुझे। हाँ, ये नहीं पता था मुझे, तो मैंने कहा हाँ that sounds really reasonable and बस इवेंचुअली फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने अपने जर्मनी वाले मैनेजर को बोला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, I think I'm gonna quit now and I need to go back because my country needs me। पता नहीं मैं कौन सी फील्ड में था, मैंने कहा my country needs me। yeah, so बस उस टाइम पे अब यही था कि यार वापस जाना है, म्यूजिक करना है, बस पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो मुझे लगा एक फिल्म बड़ी मजे की बन सकती है, वो तो हम यूजुअली फौजी को देखते हैं ना, ये पुलिस वाले my country needs me, ना म्यूजिक के सब गिटार बजा गया my country needs me, but that's so true and मजाक को हटा के on a serious note, your country does need you and I think you did such an amazing thing to come back because now you're making name internationally and अगर वो नहीं होता तो शायद रुक जाता and it's very important। और मैं आपकी स्टोरी को बीच में रोकना नहीं चाह रही थी क्योंकि आप इतने मज़े की कहानी सुना रहे थे, पर उस वक्त मेरी आँख में भी आंसू आ रहे थे and I was thinking यार I can feel it when you were saying कि वो crowd एंड तक इरादे गा रहा था, बिकॉज मैंने हनान को परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है, सो मुझे पता है जब वो इरादे गाते हैं और म्यूजिक नहीं मतलब सिर्फ गिटार पे होता है एंड ही इज नॉट सिंगिंग, ही पुट्स द माइक देयर, द होल क्राउड इज सिंगिंग, वो एक वाइब ही अलग है। एंड आई वाज थिंकिंग यार वो सब लोग गा रहे होंगे तो वो क्या समा होगा वाकई, यू नो, वो क्या जबरदस्त टाइम होगा एंड आई कैन फील दैट यू नो द ओवरवेलमिंग और या बहुत ओवरवेलमिंग, या सो आई एम you should be very proud of yourself, mashallah mashallah, and thank you for sharing this story। ये इतनी खूबसूरत कहानी है। मुझे ये बात अच्छी लगती है, जैसे हसन रहीम से भी हमने बात की, आपसे भी, you guys have made sure कि आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ को ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि यार एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बिल्कुल जो भी आपका पैशन है आर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, नॉन एजुकेशन रिलेटेड, डू दैट, बट यू मस्ट हैव अ डिग्री। वो एक जो आपको डेप्थ देती है या अंडरस्टैंडिंग देती है, वो जॉब से हमेशा रिलेटेड नहीं होती है। और देखें, पहला गिटार तो मैंने जब लिया था बचपन में, वो तो टॉय गिटार था जो भी था, लेकिन अच्छा
ब्रांडेड गिटार मैंने अपनी पहली सैलरी से ही लिया था, ओह, जो okay. मैंने कोडिंग करके जो पैसे कमाए थे। ये बर्लिन वाली थी या दूसरी यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ जब वाली यहाँ थी, यहाँ यहाँ पे वाली जब करते थे, ठीक थी। है। तो मैंने तब जाके वो एक बड़ा फिट गिटार खरीदा था। तो यू नो लाइक एजुकेशन की वजह से ही मैं फिर Yeah. चीज़ें ले सका, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ले सका। यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट। आप अपने बहुत से शौक पे पूरे कर सकते हो और वो शौक आपकी रियलिटी बन जाती है फिर बाद में। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बात बताएं, अब तो माशाल्लाह से यू आर डूइंग सो वेल इन योर फील्ड ऑफ म्यूज़िक, अभी आपको क्यों लगता है कि साइड पे कोडिंग की जॉब करना ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ यू नो लाइक माशाल्लाह से इट्स ग्रेट द वे यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, आप बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि जब ये चीज़ इतनी वो हो रही है, या तो आप उसके बारे में बहुत पैशनेट हैं, वो मुझे लग वैसे नहीं रहा है कि मतलब ओके पैशनेट लग रहा है, ये ज़्यादा है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि म्यूजिक इज बिगर पैशन। You, I know that you like doing what you're doing, otherwise you would not have been able to do it, क्योंकि पैसे की मोटिवेशन तो सिर्फ नहीं होगी वहाँ पे ना, और करियर पैसा। तो what's the logic which I think is an interesting point to share? अच्छा, सो इसमें काफ़ी कुछ है, मैं सोचता बहुत हूँ, फिर से वही एक तो मसला है। लेकिन एक तो ये चीज़ है कि पर्पस शुरू, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ वाई आई स्टार्टेड दिस इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों स्टार्ट किया था आपने? एक तो मुझे शौक था कोडिंग का, और मुझे ये लगता था कि विद टेक इज़ द फ्यूचर, और आप टेक से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सोचते हो और आप वो रियलिटी बना देते हो उसको। और पाकिस्तान में भी बहुत से गैप्स हैं टेक इंडस्ट्री में जो आप फिल कर सकते हो, और ये स्किल्स अगर आप सही से एक्वायर कर लो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स। टेक में हमारे पास बहुत टैलेंट है। हमारे इंजीनियर्स लिटरली दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं, लेकिन हमें ये बात पता नहीं है। ये हमारी बात पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता। और इसमें एक दो सैड और बातें भी हैं, वो मैं करूँगा आपसे डिस्कस। बट इवेंचुअली गोल ये है कि टेक में भी जो एक पूरी दुनिया में एक इकोसिस्टम बना है, पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूँ कि थ्रू मी मैं किसी तरह वो ला सकूँ, या मैं कोई स्टार्टअप ऐसा खोल सकूँ। सो ये तो खैर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव करने के लिए मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मुझे वो कोडिंग की पूरी यू नो लाइक आई नीड टू गो थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंस, आई नीड टू लर्न दोज थिंग्स, और मे बी दैट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। और शौक है, और अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, वो चीज़ें सीख के फिर पाकिस्तान में कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ सोचें हैं। फिर बीच में थोड़ा सा ये भी था, एक लाइक आई विल बी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी थोड़ी सी इस तरह थी, म्यूज़िक सीन में थोड़ा सा एक हमेशा से ये मसला रहा है कि रेलेवेंसी फैक्टर थोड़ा सा ना यहाँ पे काफ़ी फ्रेजाइल है, या यही कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इवॉल्व होता है, ऑडियंस भी थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है। सो यू कैन नेवर बी श्योर कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ है या एक शॉर्ट टर्म बूम है कोई, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना एक तरह से। शायद हो सकता है साल में इतनी क्लैरिटी मिल जाए अगर इसी तरह चलता रहा कि नहीं यार, आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टिक टू वन थिंग, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि आप दो चीज़ें करें, क्योंकि आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। बहुत सेलेक्ट फ्यू पीपल को मैं कहूँगा कि अगर आप हाँ वाकई कर सकते हो, बट यूजुअली इट्स नॉट अ गुड थिंग। मे बी आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर दैट क्लैरिटी। शायद वक्त के साथ मुझे आए तो मैं वो डिसीजन कर लूं, बट अभी तक तो आपकी बातें सुनने के बाद योर कंट्री नीड्स यू इन टेक आल्सो। या टेक में भी अब आप लोग इरादे छोड़ें, अब हनान की लाइन होनी चाहिए, माय कंट्री नीड्स मी। वी डू नीड गुड यू नो टेक आर्किटेक्चर्स, गुड UI UX डिज़ाइंस, अच्छे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर्स आए, वेब एप्लीकेशंस आए, क्योंकि लाइक इवन हमारी जो इंडिया में भी टेक में बहुत अच्छा बूम आ चुके हैं आगे, और हमारी इकोनॉमी को बड़ी ज़रूरत है यू नो वो स्टार्टअप इकोसिस्टम की, उस कल्चर की, उन सब चीज़ों की। तो या प्लीज़ डोंट गिव अप, डोंट लूज। ये जो अनक्लियर है उसको जाने दें, बिकॉज आई थिंक विद योर नेम एंड विद योर सक्सेस you will be able to bring a lot of change in the tech also, because आपके पास एक हर किसी की एक वो पोजीशन होती है ना, एक इंसान जिसको इतनी रिकग्निशन नहीं है उसके निस्बत आप
you will have more power and more responsibility to do things. So I think it's a great idea, and I'm impressed with the thought behind you, it. thank you. मुझे पता था कि आज कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी डीप और इतनी इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन होगी. कॉन्सर्ट की बात करते हैं. पहला कॉन्सर्ट, आई नो यू हैड बीन परफॉर्मिंग तो छोटा मोटा, लेकिन क्या फीलिंग थी जब पहला परफॉर्म? डर कितना लग रहा था, एंग्जाइटी कितनी थी, और वो ओवर द टाइम ख़त्म हो गई है, या अभी भी जब आप स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा सा दिल में कुछ होता है? देखिए, ये होती तो हमेशा है. हाँ, आज क्यों? मैं कल मेरा शो था और बहुत डरा हुआ था. खैर कल तो इसलिए भी डरा हुआ था कि फ्लू था. फ्लू के साथ ही कॉन्सर्ट कर दिया. लेकिन हमेशा ही होता है, एक पेट में ना एक ऐसे बटरफ्लाइज या अजीब सी फीलिंग होती है हमेशा बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज. बिकॉज पाकिस्तान में ना, it's not just the performance, there's so many things that can go wrong. True. You know, like there's so many things that can go wrong. और हम अक्सर लोग ना सोचते हैं कि ये आर्टिस्ट की वजह से हो रहा है, जो कि आर्टिस्ट की वजह से नहीं भी हो रही होती कुछ चीज़ें. तो मतलब it's always a risk. स्टेज पे चढ़ने से पहले there's always a risk in पाकिस्तान कि कोई मसला हो सकता है. So इसलिए आई थिंक वो रहती है हमेशा. किसी को अच्छा, वैसे वी शुड से थैंक यू टू दैट गर्ल जो आपके पीछे भाग रही थी और Yes, उन्होंने कहा व्हाई डू यू हैव टू, वो कौन है भाई? अगर आप वो सुन रही हैं, सो for sure, you were a big factor हनान की थॉट को जगाने के लिए. मुझे उस वक्त जब बात कर रहे थे ख्याल आया कि वो कौन है. तो कोई मेमोरी याद है कॉन्सर्ट की, मजे की किस्सा जो आप शेयर कर सकें? कभी कुछ, वैसे तो बहुत हुए होंगे जो आपको ये यहाँ पे. आई थिंक मेरी अभी तक की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी, बिकॉज ये वो चीज़ है जो मैं आज भी नहीं भूला हूँ. ये आज भी मुझे याद है. और बाकी मेरी एक दो हाईलाइट्स इस तरह से होती मुझे जो याद है रिसेंटली कुछ शोज़ में. बिल्कुल फ्रंट पे व्हील चेयर पे भी एक खातून आई हुई थी बिल्कुल, एंड शी वाज डिफरेंटली एबल्ड एंड शी वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी फ्रंट पे. मैं मेरे लिए वो सबसे बड़ा विन है. यू नो, लाइक यू नो, इफ समवन कैन मेक इट टू माय शो इन दैट कंडीशन, एंड यू नो लाइक वो आके वो इतना प्यार देना उनका, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है ऑनेस्टली. उससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती. ट्रू. अच्छा, पहली बार जब आप आए और लोगों ने आपको पहचाना, वो क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ, और आपका क्या रिएक्शन था? जब मैं पाकिस्तान आया था या एनी टाइम या उससे भी पहले? जब मुझे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इरादे और वो तो सब उससे पहले ही होना शुरू हो गया था. जी जी जी. जब मुझे रिकॉग्नाइज वगैरह करना शुरू, मैं सबसे पहली बार अगर या कोई जितना दूर जाके याद आ सकता है वो शुरू का. ये बहुत फिर पीछे जाता है, क्योंकि ना मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब अपने A-levels में भी था ना, तो हमारा एक बैंड टाइप था. I know you had a band, हाँ. तो वो उस टाइम पे भी ना एक दो लोगों ने ना कहा आप अब्दुल हनान इस तरह करके, तो वो फिर बहुत ही पीछे चला जाते होंगे. हाँ, मैं तो आज भी ना मैं थोड़ा सा, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ अपने लाइक इन मीटिंग न्यू पीपल, या एकदम से कोई आ जा, आप खाना खा रहे हो, आप अब्दुल हनान है, अच्छा अब क्या करना होता है, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी. लेकिन अच्छा लगता है, यू नो, लाइक एवरी टाइम पीपल से कि पिक्चर लेनी है, मैं कहता हूँ जरूर, कोई इशू ही नहीं है. बिल्कुल. सो या तो चले पहला नहीं तो वैसे कोई इंटरेस्टिंग फैन वाकया सुना दें, कोई इंटरेक्शन जो आप भी या ये क्या हो रहा है, या कोई मजे का हंसी आई हो. एक बड़ी अजीब चीज़ हुई थी. सो इंस्टाग्राम पे ना बड़े अजीब मैसेजेस आते हैं, और एक दिन तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि यार एक वॉइस नोट आया, उसमें वो बंदा मुझे कह रहा है कि यार मैंने तुम्हारा फुल वॉल्यूम पे ये गाना सुना है, और इतना मतलब मैंने तेज़ गाड़ी चलाई है, ये मैंने मार दिया है, तो मेरी गाड़ी का ना बम्पर डैमेज हो गया, तो प्लीज़ काइंडली अगर आप मुझे इसके पैसे भिजवा दें. तो ये चीज़ हुई थी एक मेरे साथ. आपका रिएक्शन क्या था? मैंने फिर उसको रिप्लाई क्या है ये? या तो इस तरह की बहुत मजे की चीजें हुई हैं, कॉन्सर्ट्स पे भी हुई हैं. अच्छा, जब YouTube पे पहला गाना आपने अपलोड किया फासले, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, और जब व्यूज आना शुरू हुए तब क्या रिएक्शन था, और किसने बोला यार तुम्हारे तो गाने पे व्यूज आ रहे हैं, खुद ही आप नजर रखे हुए थे? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मुझे सुननी है कहानी. सो पहली तो चीज ये है कि मैं गाना रिलीज करने पे भी बहुत स्केप्टिकल था. मैंने कहा शायद मिस कराते हैं इसको. पहली तो फासले पे या गाने पे ही?
या अब फासले particularly ना आता फासले? तो फिर कुछ भी ना होता ना। ये भी Okay, इस yeah. तरह से सोचे कि लाइक मैं अपने म्यूजिक करियर में ही बिल्कुल नो बट माय यहाँ पे क्वेश्चन था। इज कि आप सोच रहे थे कि फासले नहीं करूं, किसी और से स्टार्ट करूं, या आप सोच रहे थे कि नहीं मुझे म्यूजिक नहीं अपलोड करना चाहिए भी यूट्यूब पे? कहीं ना कहीं दूसरी रीजन Okay. शायद मैं सोचा था कि रहने ही दूं म्यूजिक, ना ही You करूं were अपलोड। scared. क्योंकि मैं कहता था कि किसने सुनना है ऑनेस्टली। मेरे सॉरी, उससे पहले आप ये जो अगर छोटे मोटे गिग्स करे तो उसमें ये गाने गा रहे थे आप अपने ये वाले? नहीं, तब तो गिग्स थे ही नहीं ना। अच्छा, बिल्कुल तब तब तो नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे। Okay. ये तो गिग्स थे भी तब जब फासले आ गया, हारे आ गया, तो छोटे मोटे गिग्स आए थे, दो तीन Okay. जो 2 गाने भी मेरे बहुत अच्छे चल गए थे, तो उसके बाद गिग्स आए। बट ओके, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले बस ये कुछ भी नहीं था बेसिकली। तो सो दैट वो तो इतनी स्केरी फीलिंग होती होगी क्योंकि इट्स लाइक यार अगर इफ इट डजंट वर्क आउट देन हाउ डू यू फेस योर यू नो हाउ डू यू गो ऑन? आई कैन बिल्कुल बिल्कुल वो इनसिक्योरिटीज होती हैं हर आर्टिस्ट में, इसलिए शाउट आउट टू एवरीवन। या हर इंसान में इट्स नॉट जस्ट सॉन्ग। मैं भी कुछ कहूँ तो मुझे डर लगेगा कि Yeah. यार ये वीडियो चलेगी या ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं या चलेगा। सो मैसिव रिस्पेक्ट टू एनीवन हु इज प्रोड्यूसिंग और क्रिएटिवली कुछ भी जो भी बना रहा है, बहुत मतलब मुझे पता है व्हाट इट टेक्स एंड वो किस एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी से आ रही होती हैं चीज़ें। बट विद फासले मुझे आज भी याद है, मेरे दोस्त ने उसकी पिक्चर खींची थी और मैंने वही पकड़ के स्पॉटिफाई पे लगा दी थी। अभी भी वो आप देखें वही लगी हुई है। हाँ, और हम लोग ये कहते हैं कि यार क्या इस पे वीडियो बनाएं। वो मुझे कहते हैं इस पे वीडियो बनाते हैं, अच्छा गाना है। मैं कहता था क्या करना है, ये 2000 व्यूज अगर इस पे आ जाए वही बड़ी बात होगी। सो मैं उस पे था, थोड़ा सा मैं नेगेटिव सोच रहा था या क्या, बट मैं था कि ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और बस आई थिंक वो जब रिलीज किया, वो द नेक्स्ट थिंग यू नो इन्फ्लुएंसर्स और इधर उधर वो स्टोरीज पे शेयर होना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मैं हैरान था कि लाइक ये क्या हुआ है। तो मतलब वो मैं जान रही हूँ वो देख रहे थे कि व्यूज बढ़ रहे हैं, हजार मैं एक एक व्यू देख रहा था। बिल्कुल 10,000 हुए। हाँ, एक व्यू वो खोल के बैठे हुए थे आप और आप लैपटॉप मैं बिल्कुल हर चीज देख रहा था। और उस जमाने में जब मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, तो मैसेजेस आना शुरू हुए, एक एक मैसेज, एक एक स्टोरी, हर चीज मैंने सब कुछ देखा भी, रीशेयर भी किया। तो वो मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ी चीज थी। और अगर आप वो मेरी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट देखें जब मैं अनाउंस कर रहा था कि अच्छा मैं म्यूजिक निकालने लगूंगा, तो उसमें आज भी ना वो नीचे अगर कैप्शन पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि आई डोंट इंटेंड टू मेक इट बिग, जस्ट अ फ्यू यू नो जेन्युइन लिसनर्स विल मीन अ लॉट टू मी। तो आप मेरे गाना सुने जो आने वाला है। तो मैं तब भी यही लिखा था कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊं, बस कुछ लोग सुन लें मेरे लिए बहुत है। वो बस कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों से करते करते और लोगों ने सुना, और मोटिवेशन आई थिंक वहां से आई कि अच्छा यार ये तो हो गया सकता है। हाँ, और वो उस दोस्त ने मुझे कहा था, मैंने तो तुझे कहा था ना कि ये उसने तो आई टोल्ड यू, वो तो कितने अरसे सुनाते रहे होंगे वो आपको। एग्जैक्टली। ओके, तो इस तरह से था। एंड देन यू वर ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं सुन रही थी कि आप म्यूजिक या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी थे माशाल्लाह से, जीपीए भी मेंटेन कर रहे थे आप अपना। हाँ, क्या गोल्ड मेडल्स का है? नहीं इतना सिल्वर, ब्रॉन्ज, क्या है? नहीं इतना नहीं। बस जिंदगी की कुछ हालात भी ऐसे थे कि मेहनत करनी पड़ती थी काफ़ी, स्कूल में भी, आगे ए लेवल्स में भी। तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी ए लेवल्स करने के लिए। थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली अपने आप को मैंने कहीं ना कहीं से वो करना था, कुछ थे मसले भी। तो मैंने खैर ओ लेवल्स में मेरे अच्छे ग्रेड्स आए, मुझे स्कॉलरशिप मिली ए लेवल्स के लिए। ए लेवल्स मैंने पूरा फिर स्कॉलरशिप पे किया। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, फिर उसमें स्कॉलरशिप तो ऐसा नहीं थी, लेकिन बस वो एक चीज़ ये थी कि उधर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, जीपीए स्कोर करना एक बहुत बड़ा टास्क था वहाँ पे। और मैं जिसको भी आप बताते थे ना जीकी में कि आप 3 से ऊपर मैं लेने लगा हूँ, तो वो सीनियर्स भी ना आपकी रैगिंग करते थे। ये आप you would actually say that I'm going to score more than 3. बच्चे, मैं नहीं कहता था। मैं तो कभी भी इस तरह की बात नहीं कहता था। मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे जो नए आते थे ना, बड़े एम्बिशियस आते थे कि हम 3 से ऊपर लेंगे, तो आगे से हंसते थे उसके ऊपर लोग। तो ये आप कंफर्म कर सकती है शामिल, तो या किसी से भी कि वहाँ पे जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया था वो बहुत टफ था। सो बस उसमें भी मेहनत की, एक एम बनाया और वो एम पूरा किया। डीन्स ऑनर रोल में भी आया मैं 2-3 दफा, तो अच्छा ही रहा जीपीए वहाँ पे भी। तो 3 से ऊपर ही थे आप? जी Constantly. He's being modest, so yes, he एक managed. 2 सेमेस्टर्स में बुरा भी हुआ सीन, लेकिन हाँ ओवरऑल मेरा अच्छा था। हाँ बिल्कुल। So what I want to know is कि ये कैसे है कि आप इतना फोकस थे? ये किस चीज़ को आप एट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ टिप्स जो आप
यूथ के साथ शेयर कर सकते हैं इस चीज़ में, बिकॉज you've gone through it, आपकी स्ट्रगल है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ओ हनान इज सो सक्सेसफुल एंड दिस एंड दैट, बट देयर सीम्स टू बी अ स्ट्रगल, अ चैलेंज दैट यू वेंट थ्रू। एक तो ये है कि ज़िंदगी में ना एडवर्सिटीज़ भी बहुत गुजरी हैं, वो इंशाल्लाह कभी वक्त आने पे, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, मैं बताऊंगा और भी चीज़ें कभी अपने बचपन के बारे में भी विद टाइम। लेकिन एक तो वो एडवर्सिटीज़ जब आपको हिट करती हैं तो आप मजबूर होते हो, आपको करना होता है। और एक ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मोटिवेट करने में बहुत अच्छा था। दूसरी एक ये चीज़ थी कि एक बस जिम्मेदारी थी। अम्मा भी मेरी हमेशा से एजुकेशन वाली साइड पे थी, एंड शी वर्क रियली हार्ड इन रेजिंग अस, एंड शी फोकस्ड ऑन एजुकेशन अ लॉट। उन्होंने वो टीचर भी रहीं, फिर हेड मिस्ट्रेस भी थी। सो एक बस जिम्मेदारी थी शुरू से, और मैं हमेशा से इतना ज़्यादा आउटगोइंग नहीं था, ना ही मैं बहुत ओवर सोशल था। मेरे 5-7 दोस्त हमेशा से रहे हैं, वही उन्हीं के साथ मैं चला हूँ, तो मैं ज़्यादा निकलता भी नहीं था। तो मेरे पास हमेशा से क्वालिटी टाइम था अपने साथ। और आई थिंक म्यूज़िक में भी उसी चीज़ ने हेल्प किया कि जब वो मैं अपने साथ था, अपनी थॉट्स के साथ था और अपने गिटार के साथ था, तो वो हमेशा कोई अच्छी चीज़ निकल जाती थी वहाँ पे। या मैं पढ़ लेता था, या मैं कुछ लिख लेता था, या बना लेता था, या कुछ गा लेता था। तो वो आई थिंक इस तरह की कुछ चीज़ थी। टिप्स आई थिंक मेरी यही है कि बस अपने सर पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट रखें हमेशा से, कि यू नीड टू डू समथिंग बिग, यू नो, लाइक समथिंग बिग से मतलब नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर पीपल अराउंड यू, फॉर द कंट्री, किसी भी कैपेसिटी में। क्योंकि अगर सिर्फ आप अपने लिए एम करेंगे और अपने लिए कुछ करके जाएंगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो, दैट्स नॉट अ लाइफ वेल लिव्ड। आई थिंक कुछ दूसरों के लिए भी, या कुछ अपनी आई डोंट नो, लाइक यू नो, मुल्क के लिए किसी भी कैपेसिटी में कुछ करके जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस। हमारी यू नो पॉलिटिकल सिचुएशन भी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऐसी है, हम बैठ के तो बड़ा बोलते हैं कि यू नो हालात ख़राब नहीं है, वो हैं, बट लाइक व्हाट आर यू डूइंग टू मेक इट बेटर। तो आई थिंक मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, मैं यही चाहूँगा कि सब होपफुल रहें, मेहनत करें, और यू नो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी को बेमकसद ज़िंदगी ना गुजारें, बेमकसद ना गुजारें, ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए। अपने देखें, अपना मुल्क बहुत आपको होपलेस लगता है ना इन सिचुएशंस में, जब आपका डॉलर क्रैश कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें। मैं बस ये कहता हूँ कि उस होपलेसनेस में नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत टेम्पटिंग है, यू नो, बाहर भी जाएं, सब कुछ करें, लेकिन वापस आ जाएं, थोड़ा सा देख लें, कुछ सीख के बाहर से, फिर इधर आके वो चीज़ें कर लें, कुछ तो करें कहीं ना कहीं, यू नो, लाइक जब हम बड़े हों तो हम कह सकें यार कुछ किया है। ट्रू। मैं जब बाहर भी गया, अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोगों से मिला। माय मैनेजर वाज फ्रॉम अर्जेंटीना, उससे भी बड़ी कॉन्वर्जेशन हुई। वो बताता कि यार हम लोग भी वैसे ही हैं, हमारी भी इकोनॉमिक यही सिचुएशन है वो। और मैं ये सोचता था कि यार जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि टेल मी अबाउट पाकिस्तान, तो मैं कह तो देता हूँ कि यार बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, खुश अखलाक हैं, और आप आओ, आपको ऐसे ऐसे खाने खिलाएंगे, ये वो, यू नो, कहता तो मैं हमेशा यही हूँ। लेकिन पता नहीं दिल में एक अजीब सा होता है कि यार आई वॉन्ट टू बी, यू नो, हैप्पी एंड ट्रू टू माई सेल्फ व्हेन आई रिप्रेजेंट माई कंट्री। वो हुआ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो मसले हैं, क्या है। बट मैं चाहता हूँ कि ना मैं आज से 20 साल या 10 साल बाद अगर जाऊं बाहर और कि कोई मुझसे पूछे, तो मैं आई नीड टू हैव गुड थिंग्स टू टेल टू पीपल, यू नो। आई डोंट नो, मतलब बस ख्वाब ये बड़े हैं, मतलब बस चाहता हूँ कि अपने मुल्क में कुछ बेहतर हो, कुछ ना कुछ। आई थिंक अगर आपकी तरह और बहुत से लोगों के ऐसे ख्यालात रहेंगे तो चेंज डेफिनेटली आएगा। कहीं ना कहीं से तो कोई तो एक आएगा जो कहेगा यार ये इस तरह ना हो, कोई तो एक आएगा जो कहेगा करप्शन ना हो, यू नो। कोई तो एक हम में से ही, कोई शायद यूथ में से कोई ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या कोई ऑफिस संभालेंगे, या तो यू नो कहीं ना कहीं तो करना है किसी ने। एंड आई फील अगेन वो जैसा आप कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, कि आपने कोडिंग भी छोड़ी नहीं है टेक में, उसमें आप टुमारो शायद आप और बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। सो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग और द अदर that you can do
वो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ें या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, जिस लेवल पे भी आप कर सकते हैं वो आप करें। आप ग्रेजुएट होके रिमोटली किसी कंपनी के साथ काम कर लें, आपकी जो सैलरी आएगी वो रेमिटेंस की फॉर्म में आएगी, सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। सो जितने भी लोग हैं जो यू नो सीएस करना चाहते हैं, मैं कहूँगा ज़रूर करें, कोडिंग सीखें, एआई सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, यू नो देयर आर पीपल, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में जो यूएस की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, यू नो दे आर मेकिंग सो मच मनी एंड रेमिटेंस की फॉर्म में आ रही है। हमारी इकोनॉमी को यही चीज़ सेव कर सकती है, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट? हाउ ब्यूटीफुल इज इट, यू डोंट हैव टू गो इन एन एहतजाज, आपने अपने घर में बैठ के काम करने लैपटॉप से, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कहीं ना कहीं, छोटी सी चीज़ है। एंड आई आल्सो फील सपोर्ट ईच अदर, कोई जगह है तो आप अपने 2 और पाकिस्तानियों को ले जाओ को ले जाएं, एग्जैक्टली हम लोग करते हैं, मुझे लगता है इसको करने की जरूरत है। सो लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी यूरोपियन सिटी में जाए ना, जहाँ पे भी टेक की कंपनीज हैं, आपको बहुत से इंडियन लोग नजर आएंगे और उनके साथ ही और इंडियन लोग, बिकॉज उनमें से एक जाता है वो 10 और लेके साथ अपने जाते हैं, वो और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट एक चीज़ है थोड़ा सा कि मैं गया हूँ तो यू नो मैं बस कहूँ मैं ही हूँ, यू नो लाइक दूसरों के लिए रास्ते बनाने चाहिए, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। वो लॉन्ग टर्म हम सबकी सर्वाइवल के लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म। अच्छा, वो आपका गाना कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, तो कैसा समा था जब आप और वो वहाँ थे, या कैसा समा होना चाहिए? जो मेरे इस तरह के गाने हैं ना, ऑनेस्टली इसमें कोई बहुत नहीं है ना, हम सीरियस बातें बहुत कर चुके हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कोडिंग का सेकंड पार्ट है, ठीक है? तो समा कैसा था या कैसा समा होना चाहिए जब हम तुम वहाँ हो? देखिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो वाली बात लेकिन नहीं, मैं ये वाला जो गाना है ना, ये बहुत ज़्यादा इसका प्रोसेस, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसका प्रोसेस ज़्यादा मेलोडिक है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं बहुत असल में बहुत ज़्यादा प्यार में झूम रहा था और वो कैसा समा है, वो इट्स अ वेरी मेलोडिक प्रोसेस, और वो उसको पूरा करने के लिए इट कैन आल्सो बी अ विश दैट यू हैव, राइट? हाँ, इट कैन। सो मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या ख्वाहिश है, समा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाँ। समा सिंपल होना चाहिए, सिंपल आप बस आप यू नो वही जो वीडियो का समा है, आप बैठे हो कहीं पिकनिक कर रहे हो, आप बैठे हो कहीं बाहर, यू नो पिकनिक सीन चल रहा है, या आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू में जा रहे हो, ये बस सिंपल, यू नो लाइक पाकिस्तान में आप क्या ही कर लेंगे समा, आप क्या कहाँ ही चले जाएंगे। नहीं, ये अंडर एस्टिमेट नहीं करें भाई आप, बहुत चीजें होती हैं, अंडर एस्टिमेट करने वाले कुछ भी कर लेते हैं। हाँ, ये भी है। वैसे तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा सिंपल हूँ, लेकिन वो जो वीडियो है ना, वही मेरा उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है उसकी लाइन का? हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है, जाहिर करूं क्या है इरादे। हाँ, तो क्या इरादे हैं? क्या इरादे जाहिर करना चाहेंगे आप? कभी मुझे फंसा रही हैं आप, बड़े डेंजरस गेम है। सवाल सुनिए, मैं तो इतना मासूम का सवाल है, अगर कभी ऐसा समा हुआ तो आप क्या इरादे जाहिर करना चाहेंगे? इरादे जाहिर बस अब यही करेंगे ना कि भाई हाँ, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यू नो एक इरादे क्या हो सकते हैं? आप मुझे बुरी तरह फंसा दिए। हनान के दोस्त पीछे ना, शामिर और दूसरे वो दे आर जस्ट हैविंग सच अ वीक, मुझे बचा लो। नो नो नो, ये मुश्किल हो गया। ये बता चुके इरादे, वैसे क्या इरादे बता चुके? यार आप लोग आओ ना। भाई देखिए, आपने कितनी अच्छी बात बोली है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, या सो में हम ऐसी कुछ बात सुनना, मतलब इरादे आपके ये होने चाहिए कि आप यू नो पूरी जिंदगी साथ गुजारो, आप शादी करो, यू नो ये आपके इरादे। देखिए, आपने अच्छा जवाब दिया। जिंदगी साथ गुजारने का इरादा होना चाहिए बस। सो हसन रहीम तो सोच रहे हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, उनका ख्याल है कि इस वक्त वो यू नो ये टाइम आ चुका है, वो कह रहे हैं कोई मिल क्यों नहीं रहा, शादी क्यों नहीं हो रही, तो आप क्या? अच्छा, ये कह रहे हैं वो? हाँ, आपने सरप्राइज यही कहा था ना मंसूर, यही कहा था ना उन्होंने, मैं दोबारा यही कहा। मैं भी उनसे पूछूंगा वैसे कि मिल क्यों नहीं रहा।
मतलब कहीं ये नहीं कहा था कि कोई मिल नहीं रहा, बट ही इज सेइंग कि बस अब शादी का ही सोचना चाहिए। ये कहता है, मैं खुद भी याद कर लूँ, गलत बात ना बोल दूँ ना कि हसन बोले यार क्या आपने बोल दिया। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यू फील कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, या फिर कि नहीं यार थोड़ी दुनिया देख लो, थोड़ा इधर उधर आजमा लो, फिर शादी पे आना चाहिए? ये पब्लिक में आप ये सवाल पूछ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका जवाब जो दूंगा वो परसीव किस तरह किया जाएगा, क्योंकि मैं इतना जल्दी में नहीं अभी बिलीव करता। देखें, That's just me. it's what you believe in. मुझे तो अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि एक तो गोल्स हैं थोड़े से कुछ ऐसे, बट वो जो आपने बात की दुनिया देख लेना पहले एक दफ़ा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मैं भी देख लूँ दुनिया। मतलब बाय दुनिया देखना आई मीन देखी नहीं अभी तक आपने क्या? ट्रैवल वगैरह करना है थोड़ा सा। एक तो यार ये ट्रैवल वगैरह करना है, हम वो दुनिया देखने की बात नहीं नहीं, मैं और कोई दुनिया देखना भी नहीं चाहता। बहुत मुश्किल हो गई बहुत। तो बस उस तरह से है कि अभी थोड़ा सा अपने गोल्स पे फोकस्ड हूँ। नहीं, अगर आप अपनी बात नहीं भी करें तो जनरली यू बिलीव कि शादी में थोड़ा टाइम होना चाहिए, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। हम जनरली बात करें, इट डजंट हैव टू बी स्पेसिफिकली ये बहुत सब्जेक्टिव है वैसे। ऑनेस्टली मैं कहता हूँ आपकी खुद की जजमेंट होनी चाहिए। तो कल मिल गई कोई, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम पीपल दे गेट सुपर रिस्पॉन्सिबल एट द एज ऑफ 13 फॉर एग्जांपल। नॉट सेइंग 13 में आप शादी कर लें, लेकिन उनका जब वक्त है वो कर लें, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 30 में भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक औरत को प्रोटेक्शन देना ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है एक औरत को प्रोटेक्शन देने के लिए, एंड प्रोटेक्शन के अलावा फ्रीडम देने के लिए, सबसे बड़ी बात ये है। हम पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है ये, हम वो फ्रीडम आज दिन तक नहीं दे पाए। हम अपनी औरतों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए, फ्रीडम भी नहीं दे पाए, और उल्टा वो बेचारी पिस रही हैं। तो अगर आप उस मेंटालिटी के लिए एज अ मैन रेडी ही नहीं हो, मैं रेकमेंड ही नहीं करूँगा कभी भी। सही है, एक औरत को अगर आप इज्जत दे सकते हो, उसको आप फ्रीडम दे सकते हो, उसको आप काम करने की इजाज़त दे सकते हो और साथ ग्रो कर सकते हो, दैट इज़ व्हेन यू शुड डू इट। इस चीज़ के लिए एज आई थिंक इज़ नॉट द राइट मेट्रिक जिस पे आप डिसाइड करें। वो आपके अंदर वो होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल मैच्योरिटी। या सो दैट इज व्हाट आई विल से। आप ऐसे ही घबरा रहे थे, आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। अब हमने इतना गहरा सांस लिया, मैं पास हो गया। क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि शादी या रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं? आई थिंक यही जो मैंने बातें की थी। मुझे ये लगता है कि हम पाकिस्तान में ना, ये जो हमारी औरतें हैं ना बेचारी, वो बहुत सफ़र कर रही हैं। मैंने आई डोंट नो, मैंने तो खैर अपनी अम्मी को जॉब करते हुए भी देखा है। मैंने उनको, बहुत अच्छी औरतें हैं वो, उन्होंने हमेशा ना यस कहा है, लेकिन उल्टा ना वो इस यस कहने के चक्कर में ना बहुत मैनिपुलेट हुई है काम में, या लोगों ने बहुत मतलब यू नो उस तरह उनको उनकी जो वर्थ जो वो डिज़र्व करती वो नहीं मिली काम वगैरह में भी। तो मैं ये कहता हूँ कि बस वो चीज़ होनी चाहिए, औरतों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। So you feel respect is one of the most important things? It is one of the most important things। उनको वो फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको वो एम्पावरमेंट देनी चाहिए जो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में। वो कौन देगा? वो हम ही हम इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करेंगे तभी आएगी ना वो चीज़। मर्द और औरत दोनों सोसाइटी का पार्ट होते हैं। बिल्कुल, तो अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। For men, the woman has to support them, or for women, the men has to facilitate them. बिल्कुल। It's a bond, it's a journey together। और मतलब जनरली भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हम कहते हैं हम एक्सेप्ट करें, हम नहीं करते। आज भी मतलब आप सोचें, आप 11 बजे 10 बजे के बाद एक औरत बाहर जाते हुए सोचती है, यू नो लाइक हमारे कॉन्सर्ट्स में भी जाते हुए सोचती हैं। तो आज भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, वो मसला है ना कहीं। आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी औरतों को रिस्पेक्ट दे सकें, उनको एम्पावरमेंट दे सकें। मेरे लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। When you meet a girl, what's the first thing that you notice? Probably dressing. Okay. And what impresses you in a girl? Her sense of humor, intelligence, her looks, क्या चीज़?
आई थिंक वो सोशली कितनी अच्छी हैं और इंटरेक्ट करने में, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। तो आगे से अगर आपको कंफर्ट मिलेगा तो आप भी फिर अच्छी कॉन्वर्जेशन कर सकोगे। अगर आपको रिजिडिटी मिलेगी आगे से, फिर आप कॉन्वर्जेशन इनिशिएट नहीं कर सकते सही से। तो आई थिंक ये चीज़ है। आर यू द काइंड ऑफ पर्सन इफ यू लाइक समवन यू विल गो एंड टेक द इनिशिएटिव, या आप शायद नो नो? ये लड़के इतना घबराते क्यों हैं? क्या होगा, ज्यादा ना हो जाएगा? ये शामिर वैसे तो चला गया, ये आपको बताएगा। इसने एक बार कोशिश की थी इसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बस कुछ हुआ तो नहीं था, तो लेकिन आप सब कुछ, डर गए? हाँ, उससे हम काफी डर गए। बट क्या ये ईगो का इशू होता है कि बिकॉज मैं मोस्टली जब भी पूछती हूँ तो खैर लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे घबरा के, एंड इससे कि दे विल बी जज्ड, यू नो, बट बहुत कम लड़कियों में ये हौसला होता है। बट लड़के भी बड़ा घबराते हैं, तो क्या ये रिजेक्शन या उसमें ईगो आ जाती है, या क्या होता है, या डर लगता है, किस चीज़ से? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी को अनकंफर्टेबल ना करना चाहूँ। मुझे ये कोशिश होती है मेरी कि मेरी वजह से कोई अनकंफर्टेबल ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी में यही मसले चल रहे हैं। बेचारी बाहर जाती हैं, कोई आवाज़ें देता है, कुछ होता है। सो बस वो एक आई थिंक फैक्टर। आप आवाज़ थोड़ी देंगे, आप तो गाना गा के सुनाएंगे। गाना भी अगर मैं गाऊंगा ना वो बहुत अजीब ही क्रिंज ही लगेगा बहुत। आई वाज जस्ट डूइंग, ऑफ कोर्स नहीं, बट तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर ये मतलब बात नहीं बढ़ेगी प्रॉब्ली मेरे साथ आगे। बड़ा मुश्किल है। वैसे ये सवाल सब बोलेंगे, राबिया जरूर पूछती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कभी कोई पसंद आई हो तो उसको गाना सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश की हो। हाँ, अगर किसी के साथ ऑलरेडी इनिशिएटेड है कॉन्वर्सेशन। नहीं, इनिशिएटेड नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ओके, एक्वेंटेंस है, समझे? अच्छा, इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस भी नहीं करना, बट लाइक यू नो गाना सुना के मैं कुछ अपनी फीलिंग्स नहीं, लेकिन मैं एकदम से तो मैं गाना नहीं सुनाऊंगा। हाँ, तो वो क्या माहौल बनाते हैं, क्या होता है? सी द थिंग इज, आई डोंट वांट माय पर्सनालिटी टू बी ऑल अबाउट माय सिंगिंग। ऑफ कोर्स, ठीक है, लाइक देयर इज मोर टू इट। मैं अपनी जिंदगी में अभी आपको इतनी चीजें बताई हैं, तो मैं तो उस बारे में मेरा एक घंटा आपने जाया कर दिया, आप घूम के आ गई कि और कुछ नहीं सुना? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं एक्चुअली पास्ट में जाके पूछ रही थी कि कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो कभी गाना सुनाया हो, लड़की इंप्रेस हो गई हो, या कुछ ऐसी सोचा हो कि अच्छा यार ये क्यूटेस्ट के सामने गा के कुछ नंबर बनाता हूँ। जनरली जस्ट यू नो जब टीनेज ईयर्स में या नए जब यू नो आप थोड़ा सा आपको अवेयरनेस आती है, तो तब क्यों मैं ऐसा कोई किस्सा पूछ रही थी। अभी आई नो यू विल मोस्ट प्रोबब्ली नॉट डू दैट। किस्सा भी अगर कोई होगा ना, वो आफ्टर सेवरल टॉक्स के बाद जाके गिटार निकलता है। वो गिटार जब निकलता है वो फिर के वो सीन होता है, फिर उसके बाद कंफर्म सीन होता है। लेकिन वो बहुत एंड पे जाके अगर वाकई मुझे लगे कि हाँ अब मुझे अपना सबसे बड़ा एसेट निकाल लेना चाहिए, तो उसके बाद जाके फाइनल वो एक होता है कि हाँ अब डन हो गया, बस इजी सीन है। वो आगे से आपको एक्सप्रेशंस भी ऐसे मिल जाते हैं, आपको फिर एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, ओके गॉट इट। यू वेरी क्लोज टू योर मॉम। या कभी उनको गा के मनाते हैं, कभी उन्हें गाना सुनाते हैं, या कभी गुस्सा हो जाए तो आगे से गाना शुरू कर दिया? नहीं, हम लोगों के घर में ना कभी भी गाने वाला सीन ना बस इजी है काफी। हाँ, क्योंकि बचपन से ही गा रहा हूँ, वो चलता आ रहा है क्या, तो गाना अब स्पेशल नहीं रहा। नहीं, वो स्पेशल नहीं है, बट बिकॉज यू नो वो आप गाते हैं तो अम्मा ने कुछ बोला तो आगे से गाना शुरू, कभी ऐसा होता है कुछ या नहीं? वो तंग करने के लिए गा दिया तो गा दे, कोई ऐसा गाना जो टॉन्ट करने के लिए या कोई ऐसे एवी तंग करने के लिए। तो क्या कहती हैं आगे से? वो आगे से वो भी हंसती ही हैं, वो इस तरह के मौकों पे फिर इजी हो जाती हैं। वो मुझे इतनी ज्यादा तंग नहीं करती। आप लोग कितने बहन भाई हैं? मेरा एक छोटा भाई है बस। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो बेसिकली काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, उसका अपना बिजनेस है, तो इंपोर्ट का भी है, गाड़ियों का भी है, थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी में भी है, तो काफ़ी सारी डायमेंशंस में। वो इस आपके पीछे नहीं आ रहा है गाने में या किसी चीज़ में? वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं गा सकता वो, लाइक मतलब बिल्कुल भी नहीं। उस पर हंसा जाता है जब वो अटेम्प्ट भी करता है, तो उसका बहुत बैड सीन है। तो घर में कोई वैल्यू है या वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला? घर की मुर्गी दाल बराबर कोई नहीं? ना, अभी भी नहीं, इतना होने के बाद भी तो कोई? अब जाके थोड़ा सा बस होता है कि अच्छा नहीं ये तो सीन है। कजन्स वगैरह तो करते होंगे या नहीं? कजन्स वैसे तो इतना, मेरे कोई बड़ी फैमिली नहीं है, कजन्स खुश होते हैं। अभी भी कल वाले शो पे आई भी थे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कजन नहीं होते वो बन जाते हैं। ये भी एक बड़ी मजे की डायनामिक है यहाँ पे। बट हाँ, खुश होते हैं लोग, प्यार देते हैं।
आपने एक जगह कहा कि क्रिएटिविटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। इससे पहले कि और हर कोई इतना नहीं होता कि वो हर वक्त ही क्रिएटिव चीज़ें कर सके प्रोड्यूस, तो इससे पहले कि वो जोन निकल जाए यू मस्ट डू एज मच एज यू कैन। मुझे ये लगता है कि ना हाँ एक लिमिटेड रिसोर्स है, दिस कुड जस्ट बी मी, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट इट, ये क्लियर करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में ना एक पॉइंट आएगा जब वो उस तरह से क्रिएटिव शायद ना हो पाए, तो वो कहाँ पे स्टॉप लगाना है ना वो बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अगर राइट जगह पे आप अपना स्टॉप नहीं लगाते ना, फिर उसके बाद आपको लोग याद नहीं रखेंगे, फिर लोग कहेंगे हाँ वो आते थे गाने, उसके एक आध मशहूर हुआ था। मुझे इस तरह से फील होता है, बट ये एक पर्सनल थॉट है। क्रिएटिविटी इनबॉर्न नहीं होती यू थिंक? इनबॉर्न तो होती है, तो बट वो ज़ख़ीरा रहेगा उसको नरिश किया जाता है। बिल्कुल। हाँ, क्रिएटिविटी विद टाइम नरिश होती है। फिर आप जैसे जैसे थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, फिर आप उस पर और लगाते हो, इन्वेस्टमेंट भी करते हो। क्रिएटिविटी एक पॉइंट पे आके फिर आप यू नो इट बिकम्स काइंड ऑफ लाइक अ बिजनेस टू, तो वो एक प्रोसेस होता है पूरा। आपने अपना एग्जिट प्लान किया हुआ है? नहीं। आपने कहा हर सिंगर को अपना मेरा एग्जिट तो प्लान होना चाहिए। इस वक्त आपके सामने है, मैं तो 2 करियर्स लेके चल रहा हूँ, मुझे तो यही मुझे नहीं लगता पता है वो कि एग्जिट प्लान की तैयारी है। उस वाले एग्जिट प्लान की हो सकते है तैयारी हो। ये आपने बैकअप, ये दरवाजा आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया है Yeah. कि कुछ भी हो मैं तो दरवाजा खोल के यहाँ चला जाऊंगा। नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ पे एग्जिट प्लान मैंने सोचा, क्योंकि मैं असल में इस लाइफ में मैं ये चीज़ें हो रही हैं म्यूज़िक में, ये वो ख्वाब है जो मुझे लगता था टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है। मुझे लगता था कभी भी पूरे नहीं होंगे। मैं तो बचपन में भी ना, जब मुझे याद है हेडफोन्स लगा के या कुछ करके आतिफ असलम की एल्बम सुनता था, मैं दिमाग में यही सोचता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक दिन इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, लेकिन फिर कहता था यार पॉसिबल नहीं है इतना अच्छा मैं गाता भी नहीं हूँ, मुझे तो हमेशा यही लगता था। तो बट यू नो लाइक ये तो बहुत बहुत बड़े ख्वाब हैं। और सी द थिंग इज, मैं आई कैन नेवर बी द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन पाकिस्तान या बाहर जहाँ भी, बट मैं उन कहीं ना कहीं उन लोगों में शुमार होना शुरू हो गया हूँ जिनको लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या हो सकती है, तो इसलिए इसकी प्रेफरेंस बहुत ऊपर है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ख्वाब है जो पूरा हुआ है मेरा। तो बचपन से शौक था आपको? बचपन से पहला गिटार ग्रेड 6 में आया? तोहफा? नहीं, तोहफा नहीं। इनफैक्ट कुछ रेजिस्टेंस भी थी एक्सटर्नल फैमिली वाली साइड से कि गिटार जो होता है बड़ी कोई ईविल चीज़ होती है ये वो, तो थोड़ा सा मुश्किल भी था लेना। लेकिन मुझे याद है, मैं बेसिकली मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं खुद खरीदूं गिटार। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी क्लास 5 या 6 में। वाओ। कोई 1-2 क्लास के बच्चों को या 2-3 क्लास के बच्चों को। ग्रेड 6 नहीं था, इट वाज एक्चुअली ग्रेड 7। तो हाँ, 7 में मैंने 3 या 4 वालों को ट्यूशन पढ़ाई थी कोई 2-3 महीने। अच्छा। और फिर मुझे याद है 3000 थे मेरे पास। 3000 का वो एक अजीब सा ना कोई टॉय गिटार था, मैं आपको क्या बताऊं वो क्या गिटार था, जिसकी फ्रेट बोर्ड में और स्ट्रिंग्स में इतना बड़ा गैप था, जिसको आप जब प्रेस करो तो वो खून निकलता था आपके हाथों से। वो गिटार मैं किसी को रेकमेंड ना करूं कि उस पे सीखे कोई, उससे वो मतलब वो अजियत थी। वो है आपके पास अभी भी? नहीं, वो तो पता नहीं आपने? I got rid of it somehow. बट उसके ऊपर फिर भी आप प्ले करते थे? उस पे मैंने सीखा, घंटों घंटे लगाए उस पे, पागल था मैं। हाँ, बहुत होता था, लेकिन बस एक बहुत ज़्यादा शौक था। और तो फिर उससे दूसरे गिटार पे कब ट्रांसफ़र हुआ? वो बेसिकली सीन ये था कि मेरे स्कूल के अंदर ही स्टोर रूम था एक, वहाँ पे नई कुछ इक्विपमेंट आया था म्यूज़िक का, विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड, हमें एक्सेस नहीं था। मैं छुप के एक तरह से टापी मार के मैं किसी तरह चला जाता था वहाँ पे, और मैं बेसिकली जो भी मेरे पीरियड चल रहे होते थे उसके बीच से निकल के मैं वहाँ पे गिटार वो बजाता था। वो बहुत ज़बरदस्त गिटार था। आफ्टर दैट वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था कि वो मैं इतना बस हाथ रखता था वो प्रेस हो जाते थे कॉर्ड्स, और मैं कहता था यार ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास घर पे क्यों नहीं है। तो बस वहाँ पे आधा 1 घंटा, फिर ब्रेक टाइम में चला गया, बजा लिया। तो उस पर फिर मैंने अपना हाथ पक्का किया था। फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको घर वालों ने म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर्स लगा दिए थे और गिटार ले दिया था,
लेकिन वो सीखते नहीं थे, यू नो लाइक जिसने नहीं सीखना ना, आप उनको दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रक्टर भी ला दो ना, उन्होंने नहीं सीखना। तो मैं उनकी गिटार लेके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता था, साथ साथ पैसे जमा करना मैंने शुरू किए हुए थे। एक लड़का फिर उसके 1 साल बाद एक लड़का एक यूज्ड गिटार बेच रहा था, वो 4000 का था, वो फिर मैंने लिया था। वो भी इतना कोई अच्छा नहीं था, बस एक स्टेप अप था। तो बस उस पर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया, करते करते सीखता रहा एंड बस मैं अभी तक यही सोची थी कि हनान तो इतने परफेक्ट लग रहे हैं, कभी कुछ नहीं इधर उधर का किया, बट एक स्टोरी मिल गई हमें। हाँ, ये मैं करता था। लेकिन फिर अच्छी चीज़ ये थी कि जब फिर मैं ए लेवल्स में गया, सो ए लेवल्स में आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूजिक सोसाइटी अपने बीकन हाउस में, जो मेरा ए लेवल्स कैंपस था। उसमें फिर मेरे पास एक शशका ये था कि मेरे पास म्यूजिक रूम की चाबी थी। तो मैं दुनिया से डिस्कनेक्टेड था और मैं दुनिया सारी बाहर सोशलाइज कर रही होती थी, मैं चुप करके जाके म्यूजिक रूम में बैठ जाता था। उधर फिर कीबोर्ड भी था, ड्रम किट भी थी, गिटार्स भी थे, वहाँ पे मैं ड्रम किट भी बजाता था, कीबोर्ड भी बजाता था। बस वो मेरी दुनिया थी, मैं मोस्टली उसी के अंदर था, प्रैक्टिस करता होता था। जस्ट वंडरिंग, कभी किसी ने कहा यार कि क्या वियर्डो है, ऐसी बातें सुनने को मिली? ये अभी भी मेरे टीम वाले कह देते होते कि यार ये क्या दिल पे इतनी बातें सर पे सवार कर लेता है ये। हाँ, ये होता है ये, मतलब उस वक्त सुनने को मिलता था? उस वक्त भी सुनने गए, बड़ा नेगेटिव आदमी है ये वो। हाँ, बट तो कैसे लेते थे? फर्क पड़ता था या यू वर नॉट बॉदर्ड? फर्क भी पड़ता था। पड़ता था ना? सीधी बात। आई विल बी ऑनेस्ट, फर्क भी पड़ता था। फिर सोचता था कि क्या इम्प्रूव करूँ अपने बारे में, इम्प्रूव भी करता था। बट हाँ, ये है कि लोगों की बातों से सीखा भी हूँ। मैं एक बहुत नेगेटिव इंसान था, अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव किया ओवर टाइम। मैं अब आज भी मेरा एक मसला है कि मैं बहुत रोता उस सेंस में नहीं कि लिटरल टीयर्स के साथ, बाय रोता हूँ आई मीन कि मतलब वो रोने हैं मेरे बहुत ज्यादा काम के मामले में। आई एम आल्सो द सेम। हर वक्त कोई ना कोई चीज पे ना पकड़ के बैठे, ये क्यों नहीं वो क्यों, और कैसे होगा, और फिर टीम बोलेगी यार जब यहाँ पहुंच गए हो तो आगे भी पहुंचोगे, बट यू आर ऑलवेज लुकिंग एट दैट risk factor or that what could go wrong और ये क्यों हुआ। So I वो perfectionism वाला जो element है ना, वो ही आपको तंग करता है और फिर आप आगे से रोने करते हो, लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यही element, अब now in my defense to all my team also who's listening and your team also, यही element आपको आगे move करता है, because आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को और चीज़ों को क्वेश्चन करके उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो मैं आपसे वहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू, फाइनली आई हैव समवन। So keep doing it, it's okay, ये चलता है। सही है, डन है। क्योंकि जब बस ये कर लें, जब अच्छी चीज़ें हो, मैंने ये शुरू किया तो फिर मैं अच्छी चीज़ों पे भी अब बोलना बहुत शुरू हो गई हूँ। सो आई ओन अप दोस्त, पहले मैं वो नहीं ओन अप करती थी। आई वुड ओनली थिंक कि जो आपकी सक्सेसेस होते हैं, you don't pay attention to them and you're only considering कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। So I've started owning up the positives and the things। बिल्कुल। तो फिर थोड़ा बैलेंस शायद लोगों को लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल, वो भी करना चाहिए। डोजेस होते हैं, कुछ दिन होते हैं आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू अचीव्ड, और आपकी टीम के लिए ग्रेटफुल होते हो, अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल होते हो। फिर बीच में थोड़े बहुत होता है कि यार नहीं, ये चीज़ें यहाँ भी बेहतर होनी चाहिए। ये आप बहुत से कॉन्सर्ट्स करते हैं आप लोग, एंड कॉन्सर्ट्स भी ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं इवेंट्स पे, आपको लगता है, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ म्यूज़िक के हैं वो सही तरह हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? That is a very good question. In fact, मैंने आपको कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ। इतने उससे मैंने किया सारी तारीफ मेरी। हनान, you were not supposed to say, मैंने ही आपको कहा था। We pretended। सवाल मेरा है, इन्होंने कहा था मुझे टॉपिक पे बात करना है। सवाल मैंने क्रिएट किया है। लेकिन बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है ये, because I feel like people need to know कि जब वो एक टिकट खरीदते हैं और एक आर्टिस्ट को सुनने जाते हैं, तो वो पूरा लाइफ साइकिल होता है क्या है, और एक आर्टिस्ट आके जो आप सुन रहे हैं, अगर आपके कानों में सही आवाज़ नहीं आ रही, वो सिर्फ आर्टिस्ट की गलती है या किसकी गलती है। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं। इशू काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं अभी भी, और मैं इसलिए भी अवेयरनेस रेस करना चाहता हूँ कि ना, जो नए हमारी यूथ है और टीनेजर्स हैं, वो ज़रा इस साइड पे भी देखें कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ। यू कुड एक्चुअली
मेक इट टू दिस साइड ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। आप आप इवेंट्स करवा भी सकते हो, आप उस इवेंट की टीम का एक हिस्सा भी बन सकते हो, टेक की टीम का हिस्सा भी बन सकते हो, इंजीनियरिंग टीम का भी हिस्सा बन सकते हो। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू सी, ये जो बड़े बड़े ट्रसेस हैं, ये जो स्टेज डिज़ाइन है, ये एक इंजीनियरिंग फील्ड है प्रॉपर, लाइक आगे साउंड वाला अगर पीछे बंदा बैठा है तो ये फ्रंट ऑफ हाउस इंजीनियरिंग है। सो नए आने वाले बच्चे इन साइड पे भी देख सकते हैं कि बड़ा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। मसला ये है कि स्किल्ड लोग थोड़े से शॉर्ट हैं, और जो वेंडर्स वगैरह हैं वो ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता होता, इसीलिए हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। वो जो बाहर के हम शोज़ या कॉन्सर्ट्स देखते हैं उन जगहों पे हम अभी भी नहीं पहुंच पाते, बिकॉज काफ़ी ने एक्सेप्ट कर लिया कि बस ऐसे ही है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट या स्केड्यूलिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ शो और आपको कहा जाता है कि अब्दुल हन्नान विल परफॉर्म एट 8 PM, बट अब्दुल हन्नान इज नॉट ऑन स्टेज एट 8 PM. Does that mean Abdul Hanan is late? Not necessarily. That probably means कि Abdul Hanan is still at the venue, at the green room and he's waiting for his turn. और वो आ नहीं रही और कोई साउंड का या कोई मसला चल रहा है और वो वेट कर रहा है कि कब मुझे चढ़ाएंगे, और वो आर्ट की जगह करते करते 11 बज जाते हैं एंड पीपल थिंक कि यार आर्टिस्ट लेट आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये मसला है। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ना ये वाले मसले हैं, ऑर्गेनाइजर्स थोड़ा सा टाइम के मामले में अभी भी बहुत इजी हैं। लोग फिर सफ़र करते हैं, वो बेचारे टिकट लेके आए होते हैं, फिर लुक एट व्हाट हैपेंड एट ईट, लाइक दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इसकी वजह से आगे के लिए इतने नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं। एक तो वो जो फैमिली प्रोटेक्शन वाला सीन नहीं है बिल्कुल, और कोई भी आ जाता है तो सिक्योरिटी इशूज़ हैं। फिर उसके बाद लाइक स्केड्यूलिंग, सिक्योरिटी के अलावा फॉर एग्जांपल साउंड के बहुत मसले हो जाते हैं। सो इफ़ यू डोंट हेयर समवन वेल, फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी शोज़ में मुझे कहते हैं कि अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा तुम्हारी आवाज़ सुनी है हमने लाइव, ये वो। कुछ शोज़ में कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, तो गा तो मैं वही रहा हूँ या ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ वहाँ गा रहा हूँ या कुछ, तो साउंड के मसले होते हैं, टेक्निकलिटीज़ थोड़ी सी वहाँ पे किक इन करती हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये भी एक विज़न है या ख्वाब है कि आज से 5 से 10 साल बाद पाकिस्तान में ना ऐसे शोज़ हो रहे हों जैसे बाहर के शोज़ होते हैं। कहीं तो एम करें ना, कहीं तो कोई आगे कहे यार मैं खुद ही करूँगा, शायद मैं प्रोडक्शन भी शायद मैं इसकी देख लूँ, लाइक अभी हसन का भी जो टोल चल रहा है, आई मीन शाउट आउट टू फतवा एंड ऑल दीज गाइज, they're working really hard to set new precedents. So ये चीज़ें होनी चाहिए। नए क्रिएटिव लोग आए, वो कहें कि यार हम रीथिंक करते हैं, री इमेजिन करते हैं इस सिचुएशन को कि म्यूजिशियंस दे डिज़र्व इट, लाइक बहुत से बड़े म्यूजिशियंस हैं पाकिस्तान में जिन्होंने 10-10 साल सर्व किए, 10-10 साल बड़े बैंड्स में प्ले किए, एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट कि वन ऑफ द एक टॉप ड्रमर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे उस दिन बोला कि यार इट इज़ व्हाट इट इज़, आई वुड रादर go abroad and play in a cafe than on stage here in Pakistan. It is very unfortunate for some musician to say that. True. तो उसकी रीजंस यही हैं, मतलब टाइम के मसले हैं, इज्जत नहीं दी जाती उस तरह से। मुझे लगता है हर बंदे की इज्जत है, जो साउंड पे बैठे उसकी भी इज्जत है, जो वेंडर आपके साथ स्टेज के ऊपर पॉलिश कर रहा है उसकी भी इज्जत है, सबकी इज्जत है। तो ये थोड़े से मसले हैं। मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज से 1 साल या 2 साल बाद हम म्यूजिशियन कम्युनिटी ही शायद खुद से ये इनिशिएटिव्स लेना शुरू करें, कुछ बेहतर करें, अच्छी साउंड इक्विपमेंट आए पाकिस्तान में, अच्छा फ्रंट ऑफ हाउस मॉनिटर हो रहा हो, और एक ऐसा सोनिक एक्सपीरियंस लोगों को भी दें कि वो कहें कि यार अच्छा पाकिस्तान हैज़ दैट पोटेंशियल, एंड आई एम श्योर इट डज। इतना म्यूज़िक अगर आ रहा है, ग्लोबल जा रहा है पाकिस्तान, विद ऑल द थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन द कंट्री, एक आर्ट और म्यूजिक की हमारा सहारा रहा है अभी पिछले 1-2 सालों में, आपके सामने है, लाइक सारी सक्सेस हमारी यहाँ से आई है। सो लाइक लेट्स जस्ट गेट 5 steps further, Plus, it creates jobs.
within It the creates economy. job, exactly. It creates a lot of jobs. It creates lot Yeah. of jobs. It creates better music जो internationally आपको ज़्यादा बेहतर recognize Absolutely. कर सके. Yeah. Opportunities to go out and to come Yeah. for talent to come in for Yeah, tours in yeah, Pakistan yeah. also opens. Yeah. So हर जगह से आपकी economy को strengthen होगा. Absolutely. बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मुझे एक ख्याल आ रहा है कि सो आर्टिस्ट लाइक यू, हसन रहीम, कैफ़ी, यू नो शेगल, नाउ द अपकमिंग नेम्स जिनकी एक वैल्यू बन गई है माशाल्लाह से इतनी यंग एज पे, और दे आर सो मच इन डिमांड. तो क्या आप लोग जब और जाते हैं तो आप लोग नहीं डिमांड कर सकते ऑर्गेनाइजर्स से Trust कि me. ये चीज़ें होनी चाहिए वरना हम नहीं, आई एम श्योर कर रहे होंगे, yeah, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर रहे, इतना आप कह रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ किया होगा, आई बिलीव दैट. लेकिन बैठ के शायद कोलैबोरेट करके एज जॉइंटली अगर आप लोग सब कुछ करें तो उससे भी चीज़ें शायद चेंज हों. So ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो गैप है ना बिटवीन प्रमोटर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड आर्टिस्ट, वो बहुत ज़्यादा है. और अभी भी ना पाकिस्तान में आर्टिस्ट को ना थोड़ा सा एक डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. दे डोंट एक्सेप्ट देम आर्टिस्ट एज पार्ट ऑफ देम, यू नो, लाइक वो एक चीज़ है कि अच्छा उसको बुक कर लें, नहीं आप उसको बुक कर लें, वो उनके लिए कैटलॉग है. ओके, सही है. मतलब ये बातें मुझे पता है बहुत ऑफेंसिव भी होंगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि कोई करता नहीं है. तो कैटलॉग अगर आप ट्रीट करोगे किसी को भी तो आप क्या ही कितना ही वैल्यू दे दोगे. हमारा 7 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हमारा टाइम अलाइनमेंट भी हुई होती है, उसके ऊपर साउंड चेक ड्यूरेशन भी होती है. अक्सर तो हमें साउंड चेक ही नहीं मिलता कितनी जगहों पे, क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले या तो लोग बुला लिए या कुछ कर लिए. तो आई मीन ये है मसला, विच इज़ एक और मसला तमाम में जो ये आता है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को भी वैल्यू नहीं किया जाता. बड़ा इजीली बड़े बड़े नेम्स कॉन्ट्रैक्ट्स वायलेट कर देते हैं, और आप बैठे होते हो कि अच्छा यार यही तो मेरी आखिरी होप थी, अब क्या मैं लीगल नोटिस फेंकूं, यू नो. तो ये भी एक मसला है. आई थिंक हल इसका यही है कि इवेंचुअली प्रोडक्शन वगैरह में खुद आपको मुझे लगता है किसी ना किसी को घुसना आना पड़ेगा. पड़ेगा. हाँ, ये चीज़ें होंगी प्रॉब्लम. या तो वो एक दो भी वेव्स आएंगी तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद चेंज होंगी. आपने टेक्निकल बात की कि बहुत से लड़के लड़कियां जो सोच रहे हैं वो टेक्निकल भी आके उतना ही कमा सकते हैं, उतना ही अपना नाम भी बना सकते हैं, नॉट जस्ट बीइंग अ सिंगर और अ लिरिसिस्ट और अ म्यूजिक कंपोजर. उसकी बहुत सी फील्ड्स हैं. इज देयर सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन या कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली है आपको लग रहा है जो आप रेकमेंड कर सकें, या इंजीनियरिंग बेसिक करके भी वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, बेसिक इंजीनियरिंग करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आप बेसिक इंजीनियरिंग करके बिल्कुल यू टर्न मार के मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हैं. अभी हम यही बात कर रहे थे, ठीक है. तो बेसिक आप डिग्री कर लें, फिजिक्स पढ़ लें, आप आगे जाके मास्टर्स कर लें किसी ऑडियो इंजीनियरिंग में, या आप इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड इफ़ योर फैमिली सपोर्ट्स इट तो आप बाहर जाके अंडरग्रेड कर लें ऑडियो इंजीनियरिंग में, आप ऑडियो प्रोडक्शन में कर लें, या स्टेज इंजीनियरिंग में, या फ्रंट ऑफ हाउस इंजीनियरिंग में. ऑल ऑफ दीज आर इंजीनियरिंग फील्ड्स. सो ब्राउन पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इंजीनियरिंग है. इज इट एनी ऑफ दीज बीइंग ऑफर्ड इन पाकिस्तान करंटली? नॉट नहीं, अभी नहीं. So अभी being तो the हमारे alumni बहुत बड़ा of हाँ GIK, नहीं होता. I would say you can suggest it to them. नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे करेंगे? क्योंकि ज़हनी सीधी वो बात block है. हाँ, ज़हनी ब्लॉक है, और म्यूजिक आज भी एक्सेप्टेड नहीं है पाकिस्तान. और वैसे भी पाकिस्तान में 2 ही फील्ड्स आती है दमा में, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. वो इंजीनियर क्या बनना है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, ये नहीं पता कि जॉब्स हैं या नहीं उसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कोई भी, बट वही करना है क्योंकि दादाजी ने किया था, यू नो. जो इस तरह की चीज़ें, तो लाइक एक्सप्लोरेशन करें. सीखना कहाँ से, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. पहला तो आपका फ्री रिसोर्स है यूट्यूब, सबसे पहली चीज़, ठीक है. अगर आप में पैशन है आप वहाँ से सीख लें. ठीक है. अगर आपको एक प्रॉपर डिग्री चाहिए, आप ऑनलाइन लिटरली डिग्रीज कर सकते हैं. 3-3, 2-2 साल 6-6 महीने की भी मिल जाएंगी आपको ई डिग्रीज. वो बर्कले की होती हैं, ऑडियो इंजीनियरिंग की, ऑडियो प्रोडक्शन की डिग्रीज होती हैं. फिर अगर आप इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आप बाहर जा सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं अपना, किसी भी एक इंटरेस्टिंग सी फील्ड में आप जाके देख सकते हैं. और जब आप वापस आएंगे, यू विल बी द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, यू नो. लाइक यू कुड बी द बेस्ट FOH इंजीनियर इन पाकिस्तान, बिकॉज इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है यहाँ पे, इतने कम लोग हैं इन चीज़ों में.
तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है इन सब चीज़ों में। मैं तो चाहता हूँ कि लोग आएँ, मेरी भी टीम का हिस्सा बने। अगर कोई मेरी टीम में ज्वाइन करना चाहता है, कोई बड़ा पैशनेट है, मुझे मैसेज करें, हम लेट्स सी वी कैन वर्क समथिंग आउट। Thank you, Anand. Wow, that's a big offer. So guys, अगर कोई Zabist, BNU या one of these universities जो offer करती हैं media sciences, उनमें से कोई सुन रहे हैं तो time for you to introduce something about audio engineering or something in that. And it's a new field. I think बहुत से बच्चे आएंगे और बहुत अच्छा कुछ इसमें हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। We need to start moving. जो हम कर रहे हैं ना उससे कुछ different हमें करने की ज़रूरत है। So thank you so much. लेकिन कुछ गुनगुनाई वगैरह आप नहीं जा सकते। हाँ, इवन दो आपको पता है तबीयत थोड़ी ऑफ है, बट आई कैन ट्राई। अब कौन सा गाना सुनना है आपने? मुझे तो इरादे पसंद है। अब मुझे जानू ना भी पसंद है। मैं आपको दोनों सुना देता हूँ। वाओ, ओके। कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे, तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। एंड इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बोलेंगे बिकॉज हनान इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनके गले में काफ़ी खराश है। एंड थैंक यू सो मच, उसके बावजूद आपने काफ़ी कोशिश करके हमारे लिए गा लिया। या थैंक यू सो मच। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गिटार के साथ एक पूरा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यस, हम कोशिश करेंगे ये फ्लू वगैरह चीज़ें ना हो। करेंगे यार। But thank you for your time. Thank you for having me. It was a great conversation. Likewise, I feel the same. कल जब मैं आपके बारे में रिसर्च भी कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये वो एक कहानी है जो हमारी यूथ को टच कर सकती है। बहुत से लड़के लड़कियों को गाइडिंग लाइंस मिल सकती हैं, क्योंकि लगता तो ऐसा है कि हनान के गाने हैं, फेमस हैं, ग्लैमर है, कॉन्सर्ट्स हैं, बट जैसा आपने इस इंटरव्यू में सुना, देयर इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल। और जैसा हनान ने कहा कि अभी तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें वो रेडी नहीं है शेयर करने के लिए, और जब वो होंगे तो इंशाल्लाह शायद उस पर भी बात हो, टू शो कि कोई भी चीज़ जो आपको सामने नज़र आती है ग्लैमरस या फेमस, वो एक रात की कहानी नहीं है। उसके पीछे सालों महीनों का सफ़र होता है, जद्दोजहद होती है और डेडिकेशन होती है। और जिस तरीके से वो फोकस्डली अपने म्यूज़िक पे काम कर रहे थे, दैट इज़ समथिंग आई फील is something to pick up कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में passionate हैं, you will have to give up other things to get somewhere in that direction. So thank you Hanan for sharing all these stories. और जैसा मैं कही थी कि कल मैंने नीयत बनाई थी कि अल्लाह ताला इस इंटरव्यू से लोगों को कुछ सीखने को मिले और वो इंस्पायर हो। So अल्लाह करे मेरी और आपकी दोनों की ये कोशिश कामयाब हो। And because you are also somebody who wants to do something. You just don't want to pick up a guitar and sing. नहीं, कोई कुछ तो करना है। तो अगर आज हम 4-5 लोगों को भी कुछ डायरेक्शन दे देते हैं, इंस्पायर कर लेते हैं, बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। नहीं, अचीव तो आपने और बहुत कुछ किया माशाल्लाह से। You should be very proud of yourself. We are very proud of you. Thank you so much. We wish you all the best and we look forward to hearing new songs from you very soon. Thank you, inshallah.